Appreciation for you knows no bounds, and you are our ideal. And whenever we look at somebody who has so much to give, such brilliance with such humility, then it is Usha Bande ma'am that we would think of. So आज की जो चर्चा है वो मैम की किताब पे, लेटेस्ट बुक पे है। ये किताब मुझे कल शाम को मिली थी, but it is a very interesting set of stories. So I did manage to, and I didn't read it at night, but I read it in the morning, and it finished in no time because it holds my attention. Now, deliberately, मैं अंग्रेजी और हिंदी का मिशन कर रही हूँ because we are talking about a translation, a book which consists of translated texts. Some of them are from English, some of them are from Marathi. Unfortunately, I do not know any Marathi, so I will restrict my understanding only to the two languages. चित्रा की चिट्ठी तथा अन्य कहानियाँ में 15 कहानियाँ हैं, जिनमें से 14 कहानियाँ अंग्रेजी से मराठी में और अंतरण किया है। जैसा मैम ने अभी बताया, एक पैसेज उनको अच्छा लगा, उस पर उन्होंने कहानी बनाई। सो 9 उषा बांदे मैम और उन्होंने की है अकेले, एक देवेंद्र धर जी के साथ मिलकर, और 2 अंशु कौशल ने ट्रांसलेट किए हैं। अंशु कौशल जी भी हमारे बीच हैं, और 2 जैसा कि मैम ने बताया उनकी बहन शोभा जी ने की है। अंशु ने 2 कहानियाँ उषा बंदे मैम की ट्रांसलेट किया है। अंशु मैम की स्टूडेंट है, तो वो अपना जो गुरु ऋण है वो उतार रही हैं धीरे धीरे, शनय शनय। One of the stories that I really liked is the first story, जो मैम ने भी जिसकी चर्चा की, महसन जोगी की पंचफुली। पंचफुली महसन जोगी की बहू का नाम है, जो युवती है, छोटी है, अभी महज 16-17 साल की, और की जीवन के बारे में बहुत ही रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन है, और यथार्थ में वो कैसे लोग आइडेंटिफाई किया गया एज वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, और कैसे वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, तो एक गांव से दूसरे गांव जब वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ के लोकल जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे ज़मींदार हो चाहे पंच हो, उन्हें भी बताना पड़ता है कि हम लोग इतने लोग हैं वहाँ की। उस चौकी को भी उनको बताना पड़ता है कि हम यहाँ पे रहेंगे, और रहेंगे कहाँ? रहेंगे शमशान के पास। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मांग के गुजारा करते हैं गांव वालों से, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका लाइफस्टाइल, उस सामान से वो अपना गुजारा करते हैं। सो महसान जोगी जो है, यहाँ पे जो हेड ऑफ द ट्राइब है, वो आ गए हैं, और वो एक जाते हैं पुलिस स्टेशन में, कहते हैं कि साहब हम आ गए, हमने 6-7 दिन यहाँ पे गुजारा करना है। अगले दिन वो अपना वेशभूषा जो ट्रेडिशनल है, जिससे उनकी पहचान होती है, वो पहन के, और वो लंबा सा कोट जो उन्होंने किसी शव से उनको मिला है, और उनकी पहचान एक टोपी जो कपड़े की और मेटल की, ब्रास और आयरन की बनी है, वो लगा के घंटी बजाते हुए डंडा लेके वो जाते हैं गांव, और मांगते हैं खाना, अन्न, और उसी से उनका गुजारा होता है। लेकिन विद इन द ट्राइब देयर इज अ डिसिप्लिन, देयर इज अ हायरार्की which is being maintained, so he is the head of that. उनके पास कुछ गधे हैं, जो ये कुछ फैमिलीज यहाँ आई हैं, उनके पास गधे हैं, मुर्गे हैं। एक दिन उनके गधे एक गन्ने के खेत में घुस जाते हैं, जो जमींदार का खेत है, पानी की तलाश में, और जो ये युवा बहू है, ये उन गधों को वापस लाने के लिए वहाँ जाती हैं, लेकिन जमींदार का 20-25 साल का, 24-25 साल का लड़का उसको रोक लेता है, उसका पीछा करता है, और फिर उसके साथ बलात्कार होता है। नाउ द मेन स्टोरी इज आफ्टर द रेप, व्हाट विल हैपन।
और इस कहानी में ये पंचायत बुलाई जाती है और ये कहा जाता है कि लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है, बहू की कोई गलती नहीं है, ये सब मानते हैं, लेकिन कबीले की बेइज्जती तो हो गई है। Now this is a very nuanced take at rape, the honor of the tribe, and the predicament of a girl who is a victim. But in spite of being a victim, she carries the weight of the honor of the tribe on her person. So this is strange that she is a victim, but yet उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है, उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। सो एक दिन तो उसको मान लिया कि ये तो इसकी कोई गलती नहीं है। दूसरे दिन फिर पंचायत बैठती है कि अब शुद्धिकरण कैसे होगा, विच इज अ रिचुअल, जो मैम ने कहा था, सब कल्चर एंड देन द माइक्रो कल्चर इनटू विच वी आर गोइंग नाउ। हमारे ट्रेडिशन में, हमारे भारतीय समाज में बहुत से तरीके हैं एक महिला का शुद्धिकरण करने का। हम बहुत से ऐसी